नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। अपने उत्तराखंड में रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ ही राज्य आपदा परिचालन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी जाए। आपदा की स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन ऐसे मुरुगेशन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि कई जिलों में लगातार हो रही बारिश को लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। उत्तराखंड में कम होते जा रहे कोरोना मामलों के बावजूद सरकार बहुत ज्यादा ढिलाई के मूड में नजर नहीं आ रही है। सरकार ने 27 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय जनपदों में जाने के लिए कोविड-19 की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। आपको बता दें कि 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और वाटर पार्क खोलने की इजाजत दी गई है। हवाई मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें भी आने की अनुमति होगी। लेकिन वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अभी भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लानी होगी। कोविड कर्फ्यू की मियाद एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसमें काफ़ी छूटें हम लोगों ने दी हैं। जिसमें सबसे विशेष छूट ये है कि जो राज्य में आवाजाही में मैदान से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए आरटीपीसीआर एंटीजन या रैपिड टेस्ट का एक कंपल्सन था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के अंदर राज्यवासी बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। दूसरा, जो दुकानों का समय था, जो पूर्व में 8 बजे से 7 बजे तक का था, उसको 8 बजे से अब 9 बजे शाम तक करने का निर्णय लिया गया। अब प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक दुकानें, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। तीसरा, जो हवाई मार्ग से जो यात्री आ रहे हैं, उन पर अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा दी हैं, तो दोनों वैक्सीन लगाने वाले यात्री को राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा, जो हमारे वाटर पार्क्स वगैरह थे और जो हमारे मल्टीप्लेक्स हैं, जो पूरी तरह प्रतिबंधित थे, 50% कैपेसिटी तक उन्हें खोलने का निर्णय लिया गया। 50% कैपेसिटी तक जो हमारे वाटर पार्क्स हैं और जो हमारे मल्टीप्लेक्स हैं, वो खोले जा सकते हैं। बाकी जो निर्णय पूर्व में लिए गए थे, वो यथावत है। तो वहीं उत्तराखंड के तेज तर्रार नेता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से हो रहे नुकसान का गणेश जोशी लगातार आकलन भी कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को बारिश से हो रही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। हाल ही में बीजेपी हाईकमान द्वारा गणेश जोशी को उत्तरकाशी का प्रभारी मंत्री बनाया गया था और ऐसे में एएनपी न्यूज के संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। आज की जो बैठक रही है, किन किन चीजों को लेकर आपने अधिकारियों को निर्देश दिए? विलिंगडन बिहार में एक व्यक्ति ने जमीन घेरने के लिए सरकारी पुस्तक के ऊपर अपना पुस्ता लगा दिया। अधिकारियों की लापरवाही भी है और कुछ प्राकृतिक आपदा है। मैं बड़कोट गया, मैं नौगांव गया, मैं मुरी गया। बात का संकेत है कि आने वाला सवेरा फिर भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनके पास उत्तरकाशी का प्रभार भी है, प्रभारी मंत्री भी बनाए गए हैं, उत्तरकाशी से होकर आए हैं और बीते रोज हुई झमाझम बारिश से तमाम जगहों पर नुकसान हुआ है, उसका भी जायजा मंत्री जी ने मौके पर जाकर लिया है। हम मंत्री जी से बात करते हैं। मंत्री जी, प्राथमिकताएं क्या है? आज की जो बैठक रही है, किन किन चीज़ों को लेकर आपने अधिकारियों को निर्देश दिए? क्योंकि मानसून सीजन जो है एक चुनौतीपूर्ण रहता है सरकार के लिए हर साल। देखिए, मानसून को प्रति आपदा को रोक नहीं सकता है, लेकिन बात यह है कि आपदा के बाद सरकार क्या उपाय कर रही है, लोगों को इससे राहत दे रही है। मैं 12 बजे कल उत्तरकाशी से यहाँ पहुँचा हूँ और 3:30 बजे से मुझे रात से फ़ोन आने शुरू हो गए थे
कि साफ फलानी जगह पर इस प्रकार की घटना घटी हैं। और मैं सुबह अधिकारियों को लेकर सुबह से लगातार अभी एसडीएम, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र भ्रमण करके आ रहा हूँ और अधिकारियों को निर्देशित किया है। कई जगह तो हमारी लापरवाही के कारण अभी नीलगंज बिहार में एक व्यक्ति ने ज़मीन घेरने के लिए सरकारी पुश्ते के ऊपर अपना पुश्ता लगा दिया और भारी बारिश से गिर गया, जिसकी वजह से 50-60 आदमियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार लोक निर्माण के ठेकेदार द्वारा नालियों का ढाल दोनों जगह से एक जगह कर दिया, जिससे पानी भरा और लोगों के घर में घुस गया। कुछ अधिकारियों की लापरवाही भी है और कुछ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हमने उनको सूचित किया कि शीघ्र ही उनको राहत दी जाए। जहाँ जहाँ पर रास्ते ब्लॉक में उनको खोला जाए और जहाँ पर बचाव हो सकता है कि तुरंत जाल लगाकर पानी के बहाव को दूसरी तरफ करा जाए। मोदी जी, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं। चाहे हम इधर रिस्पना नदी की बात करें या फिर इधर बिंदाल नदी की बात करें, वहाँ पर जल स्तर, जिस तरह से बरसात हुई है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है, तो उधर कुछ अलर्ट स्वरूप क्या प्रशासनिक अधिकारियों को आपने कोई निर्देश दिया? कि व्यक्तिगत रूप से प्रशासन ने उनको अलर्ट किया है कि आप, क्योंकि आप जितनी भी नदियाँ थी वो नाला बनकर रह गई हैं और लोगों ने इचकूच करते करते, हमने सरकारी बुस्ता लगाया, फिर उसके आगे बना दिया, फिर बुस्ता लगा, फिर बुस्ती के ऊपर मकान बना दिया, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और क्योंकि इस बार जैसी संभावना की बारिश बहुत होगी, जो बचाव की आवश्यकता है और सरकार उसके लिए काम कर रही है। अच्छा मित्र जी, एक सियासी प्रश्न ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक नारा दिया है कि युवा सीएम 60+। बीते रोज़ आप उत्तरकाशी का दौरा करके आया, प्रभारी मंत्री भी हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरह से आपने मार्गदर्शित किया? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। मैं उत्तरकाशी के दौरे पे था, मैं बड़कोट गया, मैं नौगांव गया, मैं मुरी गया, मैं सब जगह, मैं पुरोला गया, और जिस प्रकार का उत्साह युवा मुख्यमंत्री के आने से लोगों में दिखाई दे रहा है, इस बात का संकेत है कि आने वाला सवेरा फिर भारतीय जनता पार्टी का है। और जानिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है 60+ का, वो साकार होगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैं लोगों से मैंने सवाल किए, हमने केंद्र सरकार की चाहे जितनी योजनाएं हैं, क्योंकि उत्तरकाशी एक किसान बाहुल्य है, क्योंकि वहाँ पर उनका मुख्य व्यवसाय खेती, वहाँ पर फल होता है, वहाँ पर आलू होता है, मटर होता है, सब्जियाँ होती हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि किसान सम्मान निधि की, कहने कहा 8 किस्तें हमारे खाते में आ गई हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आज हमने जनमानस को भी राहत दी है और हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 60+ हम लेकर आएंगे। न्यूज़ से बात करने के लिए मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात की उत्तराखंड के तेज तर्रार नेता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, तेज तर्रार नेता हैं, और साफ तौर पर जिस तरह से मंत्री जी ने बताया कि कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह है। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने ये नारा दिया कि युवा सीएम और 60+ सीटें इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत के आएगी, मंत्री जी आश्वस्त लगते हैं कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज़, देहरादून। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने, आपको बता दें कि अवस्थापना निधि द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में पिछले 1 साल से सड़क न बनाने की वजह से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। साथ ही जहां पर सड़कें बनी हैं वहां पर नाली और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां वो सड़कें बनाए, वहीं इसके साथ ही निकासी की सुनिश्चित भी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट राजपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के निर्माण कार्य को अधिकारी कोरोना का बहाना बनाकर टाल रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 महीने के अंदर पार्क के निर्माण कार्य को पूरा किया जाए।
कि गणेश जोशी ने अधिकारियों की बैठक ली और इसके साथ ही तमाम जो विकास अभी परियोजनाएं चल रही हैं, खासतौर पर सड़कों को लेकर जिस तरीके से आसपास की जगहों पर सड़कें टूटी हैं और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि जहां पर भी कोई भी विकास कार्य किया जा रहा है तो वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बन रहे पार्क को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में 3 महीने के भीतर इस पार्क का जो काम है वो पूरा होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनके पास उत्तरकाशी का प्रभार भी है, प्रभारी मंत्री भी बनाए गए हैं, उत्तरकाशी से होकर आए हैं और बीते रोज हुई झमाझम बारिश से तमाम जगहों पर नुकसान हुआ। आज मैंने एनडीए के सेक्रेटरी एक्सीएन वन अधिकारी को बुलाकर मसूरी विधानसभा के जितने भी विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। देखने में आया कि कोरोना काल की वजह से आज 1 साल से अधिक स्ट्रीट बने हुए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से जगह जगह बहुत गड्ढे बढ़ गए हैं और कहीं पे सड़कें बनाई तो नाली की व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैंने अधिकारी को आज निश्चित किया है कि जहाँ भी आप सड़क बनाएं पानी की निकासी सुनिश्चित करें। और इसी प्रकार जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, जिसको अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना का बहाना लगाकर अधिकारी बार बार उसको कहते हैं कि टाइम लग रहा है। तो मैंने आज उनसे कहा कि आप 3 महीने के अंदर इसका काम पूरा। तो वहीं उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग अव्वल पर रहा। यह दावा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा फैकल्टी उच्च शिक्षा विभाग में है और 100% प्राचार्य कॉलेजों में है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खाली पद थे उनको भरा गया है, जिसमें 877 लोगों को लोक सेवा आयोग के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया। 1000 से ज्यादा संविदा के जरिए पद भरे गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश का ऐसा पहला विभाग है जिसने अपना बैकलॉग भी पूरा किया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आपको यह भी बताते चलें कि उनकी तरफ से भी लगातार इस विभाग को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस 4.25 साल में उच्च शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक नौकरियां दी। लगभग 877 लोगों को हमने लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है और 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने संविदा पे, अंशकालिक व्यवस्था पे और जो हमारे दूसरी व्यवस्था है उन पे मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगाया है। और पहला उच्च शिक्षा विभाग है कि जिसने अपना बैकलॉग पूरा किया है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे विकलांग कोटा हो, चाहे जनजाति का कोटा हो, चाहे महिलाओं का कोटा हो। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार से जोड़ने की नई प्लानिंग की है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद जब श्रद्धालु नीचे की ओर वापस आते हैं तो यात्रियों के पैरों में काफी दर्द होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को फुट मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग देनी शुरू की है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। सतपाल महाराज ने कहा कि हम युवाओं की टीम बनाकर उनकी कैंपिंग का प्रशिक्षण भी करेंगे और इसके साथ ही ताकि वो आने वाले समय में पर्यटकों को पहाड़ों पर ले जाकर कैंप करा सकें। महाराज ने कहा कि इसके लिए सरकार युवाओं को स्लीपिंग बैग, राशन, टेंट जैसी सभी जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी, जिससे कि वो पर्यटकों को कैंपिंग का आनंद दिला सकें। केदारनाथ से जो आते हैं पैर थक जाते हैं और ढलान के अंदर आते आते आदमी के जो एंकल्स है काफ़ी उनमें दर्द हो जाता है। तो हमने अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है, जिसमें फुट मसाज वो करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो निश्चित रूप में उनको रोजगार भी मिलेगा, फुट मसाज करने का मौका भी मिलेगा। विधानसभा चुनाव में जुटे पौड़ी विधायक मुकेश कौली को खात्रियु पट्टी के ग्रामीणों का विरोध उस समय झेलना पड़ा जब विधायक अपने कार्यक्रम में इंटर कॉलेज पोखरी खेत में जा रहे थे। तभी रास्ते में ग्रामीणों ने विधायक का वाहन रोककर उन्हें काले झंडे दिखाने लगे और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद विधायक ग्रामीणों को समझाने के लिए गाड़ी से उतरना पड़ा। जिसके बाद ग्रामीणों को समझाने पहुंचे विधायक की ग्रामीणों ने क्षेत्र में दिखाई नहीं देने और विकास कार्यों के प्रति अनदेखी पर
जमकर क्लास लगाई। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता विनोद धनुषी ने भी विधायक पर जोरदार सियासी हमला किया। सर गुस्सा इस बात का था हमारा कि 4 साल हो गए सत्ता में, और 4 सालों में माननीय विधायक जी एक बार भी किसी को मिले ही नहीं। ठीक है, कई लोग तो ये जानते भी नहीं कि विधायक कौन है हमारे। कई लोग, और आज वो गए हैं तो महिला मंगल को ढोलक बांटने, चिमटा बांटने। 4 सालों में आपको याद आ रही है उनको, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। ये चीज़ें तो प्रधान भी कर सकता है ना, आप प्रधान को दीजिए, ये चीज़ें प्रधान को दे, प्रधान वितरित करेगा अपने अपने गाँव में। तो इस तरह का मतलब एक वोट बैंक बना के रखना किसी को अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस समय इस कोरोना काल में लोगों के बीच खड़ा होना चाहिए था, उनके साथ उनका सुख दुख में उनका साथ देना चाहिए था। हिटलर साहिब। तो वहीं उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनावों को अब कुछ ही समय बचा है। चुनाव नजदीक आते ही अब दावेदारों से लेकर वर्तमान जनप्रतिनिधि तक अपनी अपनी विधानसभा में जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों जहां सत्ता पक्ष के विधायक मुन्नी देवी शाह गांव-गांव जाकर उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए अपनी दावेदारी मजबूत कर रही हैं, वहीं मंडल इकाइयों से लेकर युवा मोर्चे की बैठकों में शामिल भी होकर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं ताकि 2022 की राह आसान हो सके। कुछ इसी तरीके से थराली से कांग्रेस के पूर्व विधायक और 2018 के उपचुनाव में विधायक मुन्नी देवी शाह के निकट प्रतिद्वंदी रहे डॉक्टर जीतराम भी अब लगातार थराली विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं वर्तमान विधायक पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कार्य मैंने किए हैं, क्योंकि जो रोडों से हमारा विषय था, जब मैं विधायक बनी तो सब लोगों का ये कहना था कि आप हमको रोड से जोड़ दीजिए। आज मैंने हर गांव को 100% मैं कहूँगी कि मैंने अपनी विधानसभा में 100। जो भी विधायक ने अपनी उपलब्धि बताए हैं उसमें एक भी चीज़ आज धरातल पे नहीं। नंबर 2, जो उसने अपनी उपलब्धियाँ विशेष करके सड़कों के माध्यम से जो करी है, उन सड़कों में केवल एक 3 किलोमीटर की 2-4 सड़कें, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अलावा विधायक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर विधायिका कहेगी तो मैं उनको जियो दिखा दूंगा, किस सड़क का जियो कब हुआ, किस वर्ष में। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश के कारण कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं, तो कई जगहों पर भूस्खलन लगातार जारी है। यही वजह है कि अब बारिश के हालात और बारिश की वजह से हो रहे नुकसान पर नजर बनाने के लिए आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम अलर्ट मोड पर है। सचिवालय में स्थित आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे हालात पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के अधिकारियों की माने तो मौजूदा वक्त में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं, जिसमें देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के राजमार्ग शामिल हैं, जिनको खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य की सभी नदियों पर भी कंट्रोल रूम की नजर है। उनका जलस्तर के खतरे को लेकर भी लगातार अलर्ट जारी है। देखिए, सारे जनपद के कंट्रोल रूम से और अन्य विभागों से भी जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं, लगातार ही की जा रही हैं। वर्तमान में जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर का बाधित है और 4 राजमार्ग बाधित हैं, एक बागेश्वर, पौड़ी और 2 देहरादून हैं, जिनको जल्दी खोलने की कार्रवाई करी जा रही है और जल्दी वो खुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेजर कोई ब्लॉकेज नहीं है। इसके अलावा जो रिवर्स वगैरह का है, CWC से कंटिन्यूसली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके हिसाब से अभी कोई ऐसा रिवर नहीं है स्टेट में। तो वहीं मौसम विभाग के मौसम की चेतावनी के बाद अल्मोड़ा जनपद में जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा किया गया था, जिसको लेकर अल्मोड़ा जिला आपदा अधिकारी राकेश जोशी ने बताया कि जनपद के कई तहसीलों में बारिश हो रही है, जिसको लेकर उनके द्वारा जनपद में पूरी तैयारी हो चुकी है और हर तहसील में JCB मशीनें तैनात की गई हैं। लोगों को अलर्ट भी किया गया है। वर्तमान में जनपद के लगभग सभी तहसीलों में हल्की वर्षा हो रही है और जैसा मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही अलर्ट जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जनपद में समस्त स्थानों पर JCB मशीनों को तैनात रहने को बोल दिया गया है। 63 JCB मशीनें जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाई गई हैं, जो कि किसी भी संभावित आपदा के। पहाड़ी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया। मुख्यमंत्री धामी को आज केदारनाथ धाम पहुंचना था, लेकिन देर रात से हो रही बारिश की वजह से मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया।
अब धामी मंगलवार की सुबह केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री तिलवाड़ा पहुंचेंगे, जहां अलग अलग विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री धामी का रात्रि विश्राम भी GMVN गेस्ट हाउस तिलवाड़ा में करेंगे। आपको बता दें कि मौसम विभाग की पहाड़ों के लेकर जिलों से बारिश का लगातार अनुमान बताया जा रहा है। देर रात से रुद्रप्रयाग जिले में भी लगातार बारिश जारी है। और इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें NB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।